Hello, my dear students. Welcome to MCQ and Engineers Hub. Students, हम लास्ट 10 ईयर PYQs का सीरीज चला रहे हैं. उसी सीरीज में ये अगला सेशन है और ये 10 ईयर PYQs स्पेशली 2023 के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए बना रहे हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, देर नहीं करते हैं. आज अगला सेशन, पिछले सेशन में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने देखे थे PYQs के. आज भी हम हमारे इस सेशन में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे गेट के आए हुए. स्टूडेंट्स, मेरा ओरिएंटेशन उन क्वेश्चंस को लेकर ज्यादा है जहां स्टूडेंट को डाउट होता है, और मैंने यहां पर सेम आए हुए क्वेश्चंस थोड़े से इग्नोर किए हैं. फिर भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे. तो चलिए देर नहीं करते, सेशन को शुरू करते हैं. चलिए, गेट 2015 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है, सेट 2 का क्वेश्चन है. जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम. क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, एक एक करके पढ़ते हैं. लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ रैंक आर. रैंक क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? आर. और एक बात नोटिस कीजिए इसमें कि जो रैंक है वो उस ऑर्डर से कम है, मतलब आर जो है वो 0 और n के बीच में कहीं है. ठीक. तब इन्होंने आगे क्या पूछा? देन ax इक्वल टू 0. ax इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, ax इक्वल टू 0 एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है. उसमें ये कह रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि रो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है. मतलब ये इन्होंने कह दिया देयर इज अ रो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और रो अननोन है और वो ही रो आपको निकालना है. मतलब वी हैव टू इवैल्यूएट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. जब मैं अपनी क्लास ले रहा होता हूं, ये पूछा गया है. जब मैं अपनी क्लास ले रहा होता हूं तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप MCQ ऐप पर अभी तक विजिट नहीं किए तो कीजिए. वहां पे मैं वहां 23 स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स हम लोग वहां पर लेकर आए हैं और इट इज एब्सोल्युटली फ्री. ये मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अभी कल ही मैंने एक लेक्चर वहां पर पोस्ट किया और उस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सॉल्यूशन और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रोज एंड कॉलम में क्या फर्क है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में एक फायदा है, एक बेनिफिट है जिसको आप लोगों को लेना चाहिए. कैसे? जरा देखिए. इन्होंने कहा ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. तो सबसे पहले मैं यहां पर एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक ले रहा हूं. दैट मीन्स मैंने यहां कंसीडर कर लिया है कि मेरा एन 3 है. ठीक. अब इन्होंने एक और बात बोली. जो बोला है वो कंसीडर कर रहे हैं, बट जो बोला है स्टूडेंट्स वो n में बोला है और हम कोई फाइनाइट नंबर जिसको हम जानते हैं वो ले रहे हैं, और सबसे अच्छा नंबर यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में 3 हो जाता है. अब क्या कहा गया कि n उसका ऑर्डर है. स्टूडेंट्स, n मैंने कितना ले लिया? 3. और रैंक r क्या होता है? रैंक है. रैंक उसके ऑर्डर से कम है, तो मान लेते हैं कि R2 है. तो यहां पर अगर मैं कुछ बनाऊं ऑर्डर के हिसाब से तो कुछ ऐसा बनना चाहिए. ये मन से लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, 0 0 0. अब जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है, क्या ये मैट्रिक दिए हुए कंडीशन को फुलफिल करता है? चलो हम देख लेते हैं. सबसे पहले n क्रॉस n मैट्रिक, ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक. हमारा n क्या हो गया? 3. स्टूडेंट्स, उसके बाद जो r है वो r मेरा हो गया 2, जो n से कम है. तो ये देखिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या होता है? 2 होता है. सॉरी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या होता है? रैंक होता है, दैट इज 2. और अगर आपको ये डाउट आ रहा है सर आपने 2 क्यों लिया, बिकॉज यहां पर जो r है वो n से कम है, मतलब रैंक जो है वो उसके ऑर्डर से कम है. ठीक. अब यहां पर पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. जरा मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, जरा देखिए. यहां देखिए क्या हो रहा है.
ये दो रो कैसी है, नॉन जीरो, और स्टूडेंट्स नॉन जीरो रो को बोला जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, और जो जीरो रो होता है वो होता है लीनियरली डिपेंडेंट रो। ठीक, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज को ही सोल्यूशन मान के इसका आंसर टिक कर देते हैं। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो चलिए, हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। तो हमने ये जो गिवन है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक गिवन है जिसको n की बजाय हमने 3 ऑर्डर में ले आए, रैंक r की बजाय 2 रैंक पर ले आए। अब अगर हम यहां से इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें तो जरा देखिए क्या होगा। अगर इस मैट्रिक्स के से इक्वेशन बनाया जाए तो क्या बनेगा, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 और 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। बस 2 इक्वेशन आ रही है। अब बस एक छोटा सा बेसिक, क्या कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए। अब जरा आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3 एंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर ओनली 2। तो हम कब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे पास 3 इक्वेशन ना हो। तो बिकॉज थर्ड इक्वेशन मिसिंग है, तो मैं यहां मन से मेरा वेरिएबल ले लूंगा लेट x3 इक्वल टू k। अब अगर आप पूछोगे सर वाई यू आर कंसिडरिंग x3 इक्वल टू k, तो मेरा आंसर होगा बिकॉज थर्ड इक्वेशन इज मिसिंग, थर्ड रो इज 0। मान लो ये 0 नहीं होता तो जो भी यहां नंबर होते वो ही मैं इक्वेशन लिखता और फिर मैं सोल्यूशन निकालता और देखता कि कितना इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। अब जरा देखिए यहां x3 इक्वल टू k है, तो आप बताइए ये x3 क्या है। x3 एक सोल्यूशन है और वो मैंने k कंसीडर किया। तो आप पूछ सकते हैं सर व्हाई यू आर कंसीडरिंग k, मेरा मन तो ये 1 या 2 लेने का हो रहा है। बिल्कुल आप ले सकते हैं, बट बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग हियर सो दैट मैंने k कंसीडर कर लिया और k कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स ये जो x3 इक्वल टू k है ये ही क्या है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो मतलब इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना आया, 1। मैं यहां लिखता हूं इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना आया, 1। अब आप देखिए, अगर आपको डाउट है सर x2 और x1 भी तो वैल्यू आएंगी, क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं है? चलो देख लेते हैं। अगर आप यहां से x2 का वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वैल्यू ऑफ x3 पे। तो x3 जो भी होगा उसके हिसाब से x2 वैल्यू निकल कर आएगा। सिमिलरली x1 भी किस पर डिपेंड होगा, x3 पर, वैल्यू ऑफ x3 पर। दैट मीन्स यहां पर 2 सॉल्यूशन डिपेंडेंट है और एक सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट है। अब हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बट इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें n और r की टर्म में चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। ये 1, ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 1 क्यों आया, क्योंकि एक इक्वेशन मिसिंग थी। एक इक्वेशन मिसिंग थी मतलब एक रो 0 था, मतलब ये नलिटी होता है, यही क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट रो। तब मैं यहां कहूंगा इसको कैसे कि सर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन टोटल कितने आ सकते थे, 3 जो अपना ऑर्डर है, उसमें से 2 क्या हो गए डिपेंडेंट। कौन कौन से 2, x1 और x2। तो बचा कौन, 1 जो कैसा है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो एज पर गिवन क्वेश्चन हमारा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दैट इज रो इक्वल टू n क्यों आ रहा है, बिकॉज 3 ही n था और 2 हमारा रैंक था, मतलब n माइनस r इज आवर सॉल्यूशन। देयरफॉर ऑप्शन सी इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स अगर स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू जाएंगे तो गड़बड़ हो जाती है। यहां क्या है, कभी भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है आप अपने कंफर्ट जोन में ले आओ, n की प्लेस पे 3, r की प्लेस पे 2 ले लिया,
और यहां से एक सोल्यूशन आ गया। चलें आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिएगा, इफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज, एक वर्ड देखिए, इफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, सबसे पहला वर्ड तो ये है। दूसरा, एक कोई इक्वेशन गिवन है जिसमें पीक्यूआर टाइप के अननोन्स हैं यहां पर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, मतलब ये इक्वेशन क्या दे रही है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए अब जरा एक कंसेप्ट पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की बात आ जाए तो आप कहोगे रैंक ऑफ ए लेस देन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल के, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप सोचिए कि रैंक, अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, ये बेसिक की रिक्वायरमेंट है, बेसिक अगर दमदार होगा तो काम हो जाएगा। रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इसी का एक दूसरा मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। अब इसका डिटेल मैंने क्रैश कोर्स में थोड़ा बहुत समझाया है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। अब अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 गिवन है तो हम यहां से हमारा सॉल्यूशन अगर निकालें तो देखो कैसा होगा। जो भी हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट क्या ले लेंगे, 0। अगर आपका सवाल आ रहा है सर व्हाई यू आर कंसिडरिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो मैं कहूंगा इट इज गिवन दैट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिविंग नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। चलिए यहां देखते हैं क्या हुआ, पी क्यू आर पी और आर पी क्यू हो गया। अब यहां पर अगर किसी स्टूडेंट को डिटर्मिनेंट की छोटी मोटी इनिशियल शुरुआती 2-3 प्रॉपर्टी याद है तो उसके लिए क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का है, और अगर किसी को याद नहीं है और अगर वो यहां पर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जाए तो आई थिंक जितने भी लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने गए होंगे वो आज तक वापस तो नहीं आए होंगे। क्यों, जरा देखिए, आप एक बात नोटिस कीजिए, मैं यहां पर एक ऑपरेशन चला रहा हूं और वो ऑपरेशन क्या है, फॉर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि C1 के लिए ऑपरेशन लगाया जाए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जरा देखिए यहां पे, यहां थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहां पे, P प्लस क्यू प्लस आर, ये Q और ये R इक्वल टू 0। यहां क्या हो जाना है, P प्लस क्यू प्लस आर, ये R और ये P। यहां क्या हो जाना है, P प्लस क्यू प्लस आर और P और Q। आपको आपका जवाब मिल चुका होगा, वाई आई एम अप्लाइंग दैट ऑपरेशन दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। दुनिया में किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय अगर आपको ये मिले कि इन तीनों नंबर को ऐड करने पर, इन तीनों को ऐड करने पर और इन तीनों को ऐड करने पर सेम नंबर मिल रहा है, तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन हमेशा हमेशा के लिए आप अप्लाई कर दो। क्या स्टूडेंट, क्या लग रहा है, P प्लस क्यू प्लस आर कॉमन आ सकता है? तो देखिए P प्लस क्यू प्लस आर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 1 1। और देख लेते हैं पीछे क्या बच रहा है, क्यू आर आर पी। देखो यहां बचेगा क्यू आर, ये बचा आर पी और ये बचा पी क्यू और इक्वल टू 0। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक कंडीशन मिल गई, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। अब अभी भी लगता है कि सर ये तो अभी भी सॉल्व करने को बचा हुआ है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, हो सकता हो कि यहां करना पड़े, बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है सी, जहां P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 आ रहा है।
तो इसके साथ वाली कंडीशन तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, हो गया आंसर। तो मतलब ये क्वेश्चन किस चीज का था बताइए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पर दो बेसिक काम आए, क्या? एक तो आपको नॉन ट्राइवल के बारे में पता होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 सॉल्व करने जाएं तब आपको यह पता होना चाहिए कि सर अगर यहां पर तीनों कॉलम को ऐड करने पर यहां पहले कॉलम या पहले रो में सेम नंबर आ रहा है तो मैं ये काम कर सकता हूं। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2016 इलेक्ट्रिकल में आया वो क्वेश्चन है 2 मार्क का। आप जरा क्वेश्चन देखिए, जो भी इक्वेशन है यहां कुछ अननोन से आप देख सकते हैं, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू ए, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू बी, 5x प्लस 9y माइनस 6z इक्वल टू सी। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ ए बी एंड सी सेटिस्फाई द इक्वेशन, और ये कोई इक्वेशन यहां पे गिवन है। अब आप ध्यान से देखें, क्या यहां पर कोई कंडीशन दी है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई कंडीशन नहीं दी है। यहां पर सिर्फ ये बोला है कि सिस्टम को क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब कंसिस्टेंट होने के लिए मैं बात करेंगे, फिलहाल हम इसके सॉल्यूशन में एक काम करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक बना लेते हैं। स्टूडेंट, ऑगमेंटेड मैट्रिक वाला मेथड इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने यहां ऑपरेशन, रो ऑपरेशन लगाना सीख लिया ढंग से, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, 1। अब इस 1 को यूज करना है, इस नीचे वाले 2 और इस नीचे वाले 5 को 0 बनाना है, तो क्या कर लें स्टूडेंट्स, क्या करें अपन, ये देखिए R2 के लिए ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 0, एंड अप्लाई किया R3 ऑपरेशन, दैट इज R3 माइनस 5R1, 5 माइनस 5 0, सिंपल है। चलिए देखते हैं यहीं कहीं, B इक्वल टू कितना हो रहा है, देखते हैं, 1 2 माइनस 3 A, 2 माइनस 2 स्टूडेंट 0, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, 3 माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो गया 6 दैट इज 9, और B माइनस 2A। ठीक, फिर देखते हैं, R3 माइनस 5R1, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 कितना होता है स्टूडेंट्स, -1, और -6, और माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो गया दैट इज 15, और 15 माइनस 6 दैट इज 9, और लास्ट हो गया C माइनस 5A। ठीक, अब हमारा कंसेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप ये रो ऑपरेशन लगा ले तो पहली रो और पहले कॉलम को आप कर दीजिए बाहर, फिर चले जाइए डायगोनल पर, और ये डायगोनल एलिमेंट इसको पकड़िए, और इसको यूज करते हुए सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए कि नीचे वाले नंबर को आप क्या बना दीजिए, 0। तो यहां 0 बनाने के लिए आप ऑपरेशन लगाएंगे R3 के लिए, R3 माइनस R2, माइनस करोगे तो ये +1 होके 0 हो जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है, B इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 2 माइनस 3, ये A एज इट इज, 0 माइनस 1 9, और B माइनस 2A, और लास्ट ये 0 और ये भी 0, 9 माइनस 9 और -1 + 1 0। अब ये जब आप माइनस करोगे तो मैं यहां कहीं माइनस करके देख लेता हूं क्या होने वाला है, C माइनस 5A माइनस B और +2A, ऐसे ही कुछ होगा। तो हम देखें
2a माइनस 5a दैट इज माइनस 3a, और क्या बचा, माइनस b प्लस c। ठीक, अब लास्ट स्टेप आती है। लास्ट स्टेप क्या बोला इन्होंने, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब मैं एक काम करता हूं, इसको, इस इक्वेशन को ले चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए, मैं यहां कंडीशन लिख रहा हूं, फॉर कंसिस्टेंसी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी। स्टूडेंट्स, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, उसके लिए एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि ए और बी का रैंक इक्वल हो जाए। अब आप यहां देखिए, यहां पर ए का रैंक, यहां पर ये जो, इसको हटा देते हैं, ए, सिर्फ ए कौन सा स्टूडेंट्स, ये रहा ए, ये ए, और ये क्या है, सी। तो ए, रैंक ऑफ ए कितना है, 2। तो कंसिस्टेंट होने के लिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी क्या होना चाहिए, इक्वल। और अगर ये इक्वल होना चाहिए तो ए का रैंक अगर 2 है तो ये कंप्लीट मैट्रिक बी, इसका भी रैंक 2 होना चाहिए। और 2 होने के लिए ये वाला जो कंडीशन है, ये जो टर्म है, इस टर्म को क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर मैं लिख दूंगा -3a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर 3a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। देख लेते हैं, 3a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट आई, ऑगमेंटेड रो ऑपरेशन और थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी के रूल को ढंग से जानना। चलिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन, आप जरा देखिए यहां पर ये क्या पूछा जा रहा है। A set of simultaneous linear algebraic equation is represented in a matrix form as shown below. एक कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में आपके लिए यहां पर गिवन है, ये रहा, ये वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, x3 की वैल्यू। ठीक, x3 की वैल्यू। चलो देखते हैं। एक बात देखिए, क्या आपको नहीं फील हो रहा कि ये इसका ऑर्डर काफी बड़ा है, मतलब कितना हो गया, 3, मतलब मैट्रिक्स जो है 5 क्रॉस 5 का है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं ऑगमेंटेड। चलिए ऑगमेंटेड बना लेते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। क्या हो रहा है, 0 0 0 4 13। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स तो थोड़ी सी स्पीड स्लो करना, भागने की जरूरत नहीं है। हमारा एम अगर 3 की बजाय 4 मिनट में भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो चलेगा, बट ये क्वेश्चन नंबर दे के जाने वालों में से है। ये सिर्फ दिख रहा है लेंदी, बट ये हो जाता है आराम से। जरा देखिए क्या हुआ, 2 5 5 2 10 1 61 0 0 2 5 3 और 61 0 0 0 4 5 और 30 और लास्ट हो गया 2 3 2 1 5 और 81। अब एक बात देखिए, जब भी हम कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मैं एक छोटा सा अप्रोच बता रहा हूं, आप इस बात को समझना। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूं, ये अगले पेज पर ही चलेगा, यहां तो होना नहीं है, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं। कभी भी कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाता है तो उसका एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, वो अप्रोच दिखाता हूं। अप्रोच ऐसा कुछ होता है कि कुछ ऐसा बनता है 1 2 1
012 001 और यहां कोई नंबर है। आप ऑब्जर्व कीजिए, पहली रो में सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ए मैट्रिक की 3 एलिमेंट्स, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 1 एलिमेंट। मतलब फर्स्ट रो में सारे नॉन जीरो, दूसरे वाले में 1 एलिमेंट या 0 हो गया, और एक थर्ड वाले में और 2 0 हो गए, और आगे होता तो 3 0 हो जाते, और आगे होता तो 4 0 हो जाते। इसको कहा जाता है इक्लेन फॉर्म। इक्लेन फॉर्म। तो जो हमारा ये मैट्रिक गिवन है, ये जो सिस्टम गिवन है, इसको हम ट्राई करेंगे किसमें, हमारे इक्लेन फॉर्म में बदलने को। अब ये वर्ड मैथमेटिकल हो जाता है, इक्लेन फॉर्म, कोई लोड नहीं है। इस एलिमेंट को यूज करो, नीचे वाले सारे जीरो, डायगोनल में आओ, इस एलिमेंट को यूज करो, नीचे वाले जीरो, फिर डायगोनल में आओ, उस एलिमेंट को यूज करके नीचे वाले सारे जीरो। तो कहने का मेरा सेंस सिर्फ इतना है यहां कि जरा हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर पाते हैं, उसके बाद ही कुछ बात समझ में आएगी। चलिए अब देखिए, यहां देखते हैं, यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले R1 और R2 को क्या कर लिया, इंटरचेंज। अब आप कहेंगे सर क्यों इंटरचेंज कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से देखिए। 2 5 5 2 10, आराम से चलना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। 161, और क्या किया, 0 0 0 4 13 46, और बाकी सब एज इट इज, 0 0 2 5 3 61 0 0 0 4 5 30, और लास्ट हो गया 2 3 2 1 5 81। अब देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को यूज करो। मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अप्रोच। अप्रोच क्या है, फर्स्ट में सारे एलिमेंट नॉन जीरो, सेकेंड रो में पहला वाला जीरो, थर्ड रो में 2 जीरो, फोर्थ रो में 3 जीरो, फिफ्थ रो में 4 जीरो, ऐसे जीरो को बढ़ाते चले जाना है, उसी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। चलिए, क्या हमें एक ऑपरेशन यहां दिखाई दे रहा है कि हम R5 के लिए एक ऑपरेशन लगा ले, R5 माइनस R1। देखिए 2 माइनस 2, ये भी जीरो हो जाएगा, 2 के नीचे के सारे जीरो चाहिए मुझे। तो अब देखते हैं यहां पर क्या हुआ, 2 5 5 2 10, और ये हो गया स्टूडेंट्स 161, फिर 0 0 0 4 13 46, एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन भी लग सकते थे, 0 0 2 5 3 61, और ये 0 0 0 4 5 और 30। लास्ट देखते हैं, देखो क्या हुआ, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 5 3 minus 5, that is what, minus 2, 2 minus 5, that means minus 3, 1 minus 2, that means minus 1, 5 minus 10, that means minus 5, और 81 minus 161। अब स्टूडेंट्स 81 minus 161 कितना हुआ, यहां पर बच गया -80। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि हमें कुछ इस तरह से अरेंज करना है, कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि जीरोस अपने हिसाब से ऑर्डर में आ जाए, इक्लेन फॉर्म ऑर्डर में। तो चलिए एक काम करते हैं, ये जो R5 है, सबसे पहले तो इस R5 में सारे टर्म माइनस के हैं, तो मैंने क्या किया, R5 में मल्टीप्लाई कर दिया -5, ओके, और उसके बाद एंड इंटरचेंज
R5 एंड R2। चलो देखते हैं क्या होता है, जरा देखते हैं। पहली रो 2 5 5 2 10 161। अब ये रो क्या हो गया, 0 2 3 1 5 80। अब आप देखिए फर्स्ट ए की बात कर रहा हूं, उधर तो ठीक है, ए की बात, ए में सारे एलिमेंट आ गए, R1 में, R2 में पहला एलिमेंट 0 है। अब R3 ये रहा, देखते हैं क्या हुआ, 0 0 2 5 3 और 61। R4 कितना है, 0 0 4 सॉरी 0 0 0 4 5 30। और जो इंटरचेंज किया था R2 से वो हो गया 0 0 0 4 13 और 46। ठीक, अब आप जरा देखो कि क्या हमारा ये इक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ध्यान से देखिए, 2 एलिमेंट, इसके नीचे 0, डायगोनल में आए 2, इसके नीचे 0, डायगोनल में आए 2, इसके नीचे 0, फिर यहां डायगोनल में आए 4, इसके नीचे 0 नहीं है बच्चों। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। लास्ट एक ऑपरेशन लगा दो, फॉर R5 माइनस R4, तो उससे होगा ये, देख लेते हैं पहली रो क्या थी, 2 5 5 2 10 और 161। फिर क्या है, 0 2 3 1 5 80, 0 0 2 5 3 61 और हो गया लास्ट 0 0 0 4 5 30। और स्टूडेंट लास्ट लाइन देखिए, 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 5, तो कितना स्टूडेंट, कितना बच गया यहां, 8। ठीक, 13 माइनस 5 8, और 46 माइनस 30 दैट मीन्स 16। क्लियर। अब अगर हम यहां से इक्वेशन बनाए, अब अगर हम यहां से इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 2x1 प्लस 5x2 प्लस 5x3 प्लस 2x4 प्लस 10x5 इक्वल टू 161। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन है, आया है। बस अगर आपको यहां ये मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट, तो मुझे इतना डिटेल में करना पड़ रहा है, अदरवाइज हम चाहें तो एक साथ भी कुछ रोज इंटरचेंज कर सकते हैं। गाइस आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप भी कर सकते हो। चलिए, सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन का एक ही कॉमन अप्रोच है कि आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इक्लेन फॉर्म मतलब रैंक वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। चलिए देखते हैं यहां क्या हुआ, 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 प्लस 5x5 इक्वल टू 80। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, 2x3 प्लस 5x2 प्लस 2x3 प्लस 5x4 प्लस 3x5 इक्वल टू 61। लास्ट क्या हो गए हैं, 4x4 प्लस 5x5 इक्वल टू 30, और लास्ट हो गया 8x5 इक्वल टू 16। देयरफॉर x5 का वैल्यू हो गया 2, 8 2 16। ठीक, अब अगर x5 का वैल्यू 2 आ गया तो यहां देखिए x5 अगर आप 2 रखते हैं तो 5 इंटू 2 10, और 10 उधर चला गया मतलब 30 माइनस 10 दैट इज 20। तो 4x4 इक्वल टू 20, तो इंप्लाइज x4 इक्वल टू कितना हो गया, 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें वैल्यू चाहिए x3 की, तो चलिए ये थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। 2x3 प्लस, आप देखिए x4 का वैल्यू 5, मतलब यहां कितना हो गया स्टूडेंट, 25 प्लस
x5 का वैल्यू 2 है, दैट इज 6 और इक्वल टू 61। अब लास्ट हो गया और क्या खत्म हो गया, 2x3 इक्वल टू 61 माइनस 31। तो 2x3 इक्वल टू 30 मीन्स x3 का वैल्यू स्टूडेंट हो गया 15 और यही पूछा था। जानबूझ के इन्होंने लिख दिया था राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल प्लेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस न्यूमेरिकली आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है तो हमें उसमें ए मैट्रिक को इक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज इक्लेन फॉर्म? फर्स्ट रो में सारे नॉन जीरो एलिमेंट, सेकंड वाले में फर्स्ट वाला 0, थर्ड वाले में 2 0, फोर्थ वाले में 3 0 और एंड सो ऑन। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 2018 इंस्ट्रूमेंट ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन, कंसीडर द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक गिवन है 2x2 एंड द वेक्टर x, कुछ वेक्टर x गिवन है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ k। हमें अलग अलग रियल वैल्यू ऑफ k, अलग वैल्यू कितनी है, मतलब अलग वैल्यू कितनी है ये हमें पता लगाना है। आगे बढ़ते, फॉर विच ax इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आज ही के सेशन का पहला या दूसरा क्वेश्चन था, वहां नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन गिवन था। स्टूडेंट्स, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन जब भी आता है तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एक ही केस से देखा जाए तो इनफाइनाइट हम पढ़ते हैं नॉन होमोजिनस में, और नॉन ट्राइवल हम पढ़ते हैं होमोजिनस में। तो यहां मैं इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से निकालूंगा कि गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट क्या ax इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, ये गिवन दिया हुआ है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो क्या हम a जो भी मैट्रिक गिवन है, क्या हम उसका डिटर्मिनेंट 0 कर दें? और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट 0 कर रहे हैं तो देखते हैं क्या आ गया, k क्यूब माइनस क्या होगा 2k क्यूब, और माइनस अंदर गया तो प्लस 2k स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है ये याद होना, ये पता लगना, ये हमें पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के समय सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या। अब देखो एक और बात, यहां x इक्वल टू 0 बोल रहा है, वर्ड यूज कर लिया है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पढ़ते हैं नॉन होमोजीनस वाले केस में, और यहां होमोजीनस में पढ़ते हैं नॉन ट्रायबल। तो होमोजीनस में इन्होंने कह दिया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो कोई कंफ्यूजन का स्टेट मत रखना। हो सकता हो नॉन होमोजीनस का कोई क्वेश्चन आए, वहां आपको नॉन ट्राइवल बोला जाए, तो ये सब सेम ही है, कोई इशू नहीं आता इसमें। चलिए देखते हैं क्या हुआ यहां पे, बताइए। 2k स्क्वायर पहले लिख लिया मैंने, बिकॉज ये देखिए k क्यूब माइनस समथिंग, तो ये क्या हो गया माइनस k क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन आ जाना है k स्क्वायर, तो 2 माइनस k इक्वल टू 0 इंप्लाइज k की वैल्यू आ गई 0,0,2। तो इन्होंने क्या पूछा, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ k। तो अलग अलग रियल वैल्यू ऑफ k कितनी है? एक तो 2 है डिफरेंट, और इन 0 को एक ही बार काउंट करो, मतलब 0 एंड 2, तो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से आपसे मिलूंगा इसी तरह के इसी टॉपिक पे 10 ईयर PYQ को आगे डिस्कशन बढ़ाते हुए। स्टूडेंट्स, जो भी 23 के स्टूडेंट्स मैथ्स पूरा थ्योरी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, MCQ एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चाहें
तो एक्सेस कर सकते हैं कंप्लीट थ्योरी ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज वेल एज जनरल एप्टीट्यूड, एंड यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन by attending those lecture on YouTube, जहां हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 10-year PYQs टॉपिक वाइज। चलिए मिलता हूं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।